माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि हमारे करनाल से वो विधायक भी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। उनको कई बार ये लगता है कि मैं बाकी, क्योंकि जिम्मेवारियाँ पूरे प्रांत की और केंद्र से कोऑर्डिनेशन करने की है, कई बार मिलना कम होता है, तो उनका मन था कि आज मैं सारे यहाँ धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, चाहे पिछला कोरोना काल भी था चाहे इस बार भी था, फ्रंट पे आके एक एग्जाम्पल बनता है पूरे हरियाणा में करनाल की स्वयंसेवी संस्थाओं का, कि तन मन धन से वो लोग जुड़ते हैं और खुद इनिशिएटिव लेते हैं, जिनसे हमारे जैसे राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी प्रेरणा लेते हैं। ऐसे लोगों का धन्यवाद भी वो करना चाहते थे, बातचीत भी करना चाहते थे, और उनको क्या दिक्कतें फेस हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, वो भी जानना चाहते थे मुख्यमंत्री जी। तो उस नाते से सभी विधायक, हमारी बहन रेणु बाला जी, हमारे जिलाध्यक्ष संजय बटला जी, हम सब यहाँ पर जुड़े और बड़ी सार्थक चर्चा हुई, जिसके अंदर हम थर्ड फेज की भी आगे जो आने वाला है उसकी भी तैयारी कर पाए, तो इसलिए सारी बातचीत। एक्मो मशीन सर एक बड़ी यानी कि सफलता है पूरे हरियाणा में, पहली बार मुख्यमंत्री जी ने बताया कि एक्मो मशीन मिलने जा रही है। जी, ये पहले पीजीआई में है और गुरुग्राम के 2-3 हॉस्पिटल्स के अंदर है। ये कृत्रिम फेफड़े के रूप में काम करते हैं, क्योंकि कोरोना का सबसे ज्यादा इफेक्ट लंग्स पर ही आ रहा है। लंग्स बिल्कुल चोक हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल कम आ जाता है। तो उसको ठीक करने में जो टाइम लगता है, उनको रेस्ट देकर लंग्स को वो ठीक किया जा सके, इसमें ये एक्मो मशीन काम आती है। ये कृत्रिम फेफड़े हैं, सारा ब्लड डाइवर्ट हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उससे क्लीन करके। क्या कॉस्ट रहती है सर इसकी? ये 50 लाख की मुख्यमंत्री जी ने अपने डिस्क्रिप्शन ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियन सब अवेलेबल हो चुके हैं। हाँ जी, ये डॉक्टर्स हैं, ये सबकी पढ़ाई हुई है, तो डॉक्टर्स जो है कल्पना चावला में। करनाल के लोगों की मुख्य मांग है कि जो किडनी के मरीज हैं उनके लिए जो लगातार एक थेरेपी होती है, उसके लिए मशीन अवेलेबल नहीं है। कोई नहीं, वो भी वैसे तो अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि डायलिसिस मशीन है। हाँ, डायलिसिस मशीन है, मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स के अंदर है, इसमें डायलिसिस अगर नहीं है तो ये तुरंत, क्योंकि अभी पहला फोकस्ड कोरोना के ऊपर था, तो अभी सेकंड अगर उसमें नहीं है, मैं खुद पता कर लेता हूँ, नहीं है तो वो व्यापारियों ने भी अपनी बात रखी है सर आज। हाँ जी, वो थोड़ा समय को कह रहे थे कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बजा रहा है, तो 9 से 2 होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विचार करते हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि कई स्टेट्स के अंदर ऐसा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन है, जैसे चला आ रहा था, लेकिन हमें लगा कि क्योंकि ताजी खाने कमाने वाले लोग हैं, दिक्कत ना आए, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया। रिलैक्सेशन देने में भी जो कमेटी बैठी उसके अलग अलग मत थे, कई लोग तो 7 से 12 खोलने के भी मत में नहीं थे, लेकिन फिर भी एक कोशिश की। अभी ऑब्जर्व करें, अगर 2-4 दिन में हमारे जो आंकड़ा केसों का कम आ जाए, जैसे पूरा 1 लाख को क्रॉस कर गया था, 1,16,000 था, अभी 35,000 पे हम आ गए, अगर कहीं यू टर्न होकर फिर 35 का कम होने की बजाय बढ़ने लग जाए, तो फिर ये रिलैक्सेशन भी हो सकता है छोड़नी पड़े, उनका ये कहना था। भाटिया जी, मेरे 2 सवाल हैं किसानों को लेकर। पहला कि एक आंतरिक रिपोर्ट आई है, शायद आपकी जानकारी में भी आई हो, कि जो अधिकतर मौत हुई है गाँवों में या जो मामले बढ़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का एक रूप है। एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज काला दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं, 26 नवंबर से शुरुआत हुई थी, आज 6 मई है। अलग अलग जगह काले झंडे, पुतला फूका जा रहा है, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का। मैं 6 महीने हो गए, मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा कि हम कहीं एक बात के ऊपर नहीं पहुँच पाए। किसान संगठन है, अगर वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आंदोलन का अपना तौर तरीका हो सकता है कि वो 6 महीने पूरे होने पर ये कर रहे हैं, लेकिन मैंने बार बार, पिछली बार भी, अभी 2 दिन पहले भी आपके माध्यम से अपील की थी, आपने तब भी ये प्रश्न किया था, आज फिर मैं अपील करता हूँ कि ये समय आपत्ति काल है। आपत्ति काल में सारी चीज़ों को रोक देना चाहिए। अभी ये लोकतंत्र हिंदुस्तान का सबसे मजबूत है, तो आपको अपनी आवाज़ उठाने का, आपको अपने, अगर कोई हमारे से नाराज़गी है, उसके पक्ष में अपनी बात रखने का मौका अनेक बार मिलेगा। लेकिन इस समय में अभी जैसे आप खुद बता रहे हैं कि इस कारण से विलेजेस के अंदर कोरोना फैला, देखो सरकार की आंतरिक सरकार की आंतरिक रिपोर्ट होगी, लेकिन मैं उस बहस में भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहे। आरोप प्रत्यारोप को भी छोड़कर, मैं, वो भी हमारे भाई हैं, मैं भी किसान हूँ, मेरे फादर आज भी इसी ओल्ड एज के अंदर खेती करते हैं, तो हम सब किसान हैं, किसान की तकलीफ को भी समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो जो पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से माने जाते हैं, और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े कंट्रीज के, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनके जो हेड हैं, वो लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ हैं, ये वो दूसरे लोग बोलते हैं। तो अपने देश के लोग अगर ये सोचेंगे
कि मोदी जी किसानों का बुरा कर सकते हैं, मोदी जी मजदूर का बुरा कर सकते हैं, कम से कम मैं तो ये बात मान नहीं सकता, क्योंकि मैं उनकी टीम का काम करने वाला व्यक्ति हूँ और मैंने उनको ऑब्जर्व किया, उनकी भावना को ऑब्जर्व किया है। उन्होंने कभी, अगर ये जिस तरह से लोग प्रचार करते हैं कि बड़े लोगों को फायदा देने वाली बात करते हैं, अगर उन्होंने बड़े लोग को फायदा देना होता तो सबसे पहले अपने परिवार में फायदा देते, अपने भाइयों को देते, भतीजों को देते। आज भी वो साधारण जीवन जीते हैं मोदी जी के परिवार के लोग, उनके सगे भाई छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं। तो कम से कम जो ये सोच है, ये हिंदुस्तान की सोच नहीं हो सकती, ये कहीं ना कहीं से इंपोर्ट की हुई सोच है। जो इस देश के दुश्मन है, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, या इस देश के जो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उन लोगों की सोच हो सकती है। क्योंकि मोदी जी के होते हुए इस देश का बुरा कोई नहीं कर सकता, ये सोच वहां से इंपोर्ट की हुई है। मेरा मानना है कि जो इस देश को प्यार करता है वो कभी मान ही नहीं सकता कि मोदी जी कभी किसान का बुरा सोच। किसान कहते हैं हम तैयार हैं, खत लिख दिया है हमने, हम भी तैयार हैं बातचीत के लिए। तो अच्छी बात है बातचीत। अभी जैसे ये कोरोना का पीक समय है, मैं समझता हूँ कि सभी चीजें अभी ये तुरंत बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखें। वो इस जो कृषि कानून है उसमें क्या बदलाव चाहते हैं। आपने भी पिछले 6 महीने के अंदर होगा कि इस कानून में गलत क्या है, इस कानून में काला क्या है। आपने भी मेरे ख्याल 6 महीने में उनकी अनेक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की होंगी, अनेक उनके पुतले भी दिखाए होंगे, उनके बड़े बड़े जमावड़े भी दिखाए होंगे। क्या कोई किसान नेता ये बताने में सफल हो पाया है कि इसके अंदर गलत क्या है, ताकि हम भी समझ सकें, हम भी उनकी बात को रख सके, भाई ये गलत है, इसको ठीक कर दिया जाए। एक अंदेशा कि रोड पे चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कार में बैठेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, स्कूटर पे चलेंगे तो एक्सीडेंट, इससे तो रोड बनना बंद नहीं होंगे, इससे तो गाड़ी और बढ़नी बंद नहीं होगी, स्कूटर बनना बंद नहीं होगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन एक अंदेशा करके ये कृषि कानून लागू हो गए, कृषि कानून तो लागू ही है इस समय, कृषि कानून लागू है, 2 फसलें आ चुकी हैं, कौन सा एमएसपी कम खत्म हो गया, क्या चीज क्या बदला है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कृषि कानून लागू होने के बाद भी आंदोलन अपनी जगह चल रहा है, वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कानून तो उसी दिन से लागू हो गए। तो स्थगित है ना, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। नहीं, अभी कहाँ स्थगित है, स्थगित कहाँ स्थगित है, कानून तो लागू है। उस कानून के अंदर क्या गलत, आप बताइए, क्या गलत हुआ। एमएसपी बंद हुई क्या? फसल खरीदी गई, पहले से ज्यादा खरीदी गई। और जो स्टेट इसमें मुखरता से जो विरोधी वो है, वो लोग कहते हैं कि ये कृषि, वो कम से कम जो हमारे हरियाणा में लागू है कृषि कानून, उन्हीं को ही लागू कर दें, वही बाजरे को खरीद लें, वही फसलों को खरीद लें। उनकी फसलें, उनकी स्टेट की ये वाली फसलें तो हमारे पास आ रही हैं, राजस्थान की या आपकी यहाँ की पंजाब की फसलें तो हमारे पास आ रही हैं, हमारी मंडियों में आ रही हैं। हम तो फिर कहीं ना कहीं आंख बंद करके उनको सपोर्ट करते हैं कि चल यार कोई तो बात आपने नहीं। सांसद जी कहा इंपोर्ट की हुई सोच है, तो आपको लग रहा है कि जो किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी, राकेश टिकैत है, वो चाइना और यार पाकिस्तान के संपर्क में है। आप गुरनाम सिंह चडूनी की बात कर रहे हो, बुजुर्ग आदमी है, उनके नहीं, वो पाकिस्तान के संपर्क में, चाइना के संपर्क वो में तो आप आपको- बता देना भाई साहब, मेरे मुंह से क्यों कलवा रहे आपने बोला होगे। था मैं संपर्क में नहीं कह रहा, आपको अपनी हाईलाइट बनानी होगी। कम से कम संजय भाटिया इस काम में नहीं आने वाला, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। हिंदुस्तान को प्यार करने वाला इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कभी भी किसान विरोधी नहीं मान सकता। मैं एक बात कहता हूं कि ये सोच हिंदुस्तान के जो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, या चाइना कमजोर देखना चाहता है, या पाकिस्तान इस हिंदुस्तान को कमजोर देखना चाहता है, वो अपनी सोच को इंजेक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक भ्रम फैलाने के लिए। आप गुरनाम सिंह चडूनी जी की बात करें, आयु में मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि एक समाज को, एक इंस्टीट्यूशन को, एक यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, इस नाते से मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं उनसे मेरी व्यक्तिगत फोन के ऊपर भी एक विषय को लेकर बात हुई थी, उसको छोड़ दें। वो ये बोलते हैं कि जो ये टावर 5G आ रहे हैं, मैं तो ये हैरान होता हूं कि आप इतने बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, ये जो कोरोना है, कोरोना कुछ नहीं है, ये 5G टावर से फैल रहा है। अरे 5G टावर दुनिया में पहली बार लग रहा है क्या? मैं तो इस सोच पे हैरान हूं कि लोग, मीडिया उसको भी सपोर्ट कैसे कर देता है, सोशल मीडिया उसको सपोर्ट कैसे करता है। इस सोच का जो मजाक बनना चाहिए इस तरह के चुटकुलों का, वो एक दिशा देना चाहते हैं इस देश को, जिन लोगों को बेसिक कंसेप्ट नहीं पता। मेरा तो एक एज ए ले मैन, एक मैं भी साधारण सा कार्य करता हूं। गुरनाम सिंह चडूनी जी क्या स्पष्ट करेंगे जो अपनी बात के ऊपर अभी कायम है या हट गए, मुझे नहीं पता कि 5G टावर से कोरोना फैल रहा है, अभी चल रही है कि नहीं चल रही है। एसपी साहब ने कहते पर्चा दर्ज करेंगे। अरे वो लॉ एंड ऑर्डर का काम है ना, मैं पर्चा करवाने में। वो तो बड़ी इससे भी हटके ही करते हैं। आप एक बात सुनिए, चलो मैं कहता हूँ ये तो चलो गुरनाम सिंह चडूनी जी को हम छोड़, कोई बात नहीं, हमारा चलो पड़ोसी भी है, हमारा लिहाज भी है।
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अनेक अपोजिशन के लीडर जो वैक्सीन के बारे में क्या क्या बोलते थे, मैं चाहता हूं कि उनकी वीडियो एक तरफ चलाई जाए और आज जो वैक्सीन कम होने का रोना रो रहे हैं वो वीडियो दूसरी तरफ चलाई जाए। जैसे चलता ना 2 मिनट की क्लिप एक बार, 2 मिनट की क्लिप एक बार, जरूर चलवाएं। जो लोग कहते थे कि वैक्सीनेशन से नपुंसक हो जाता है, वैक्सीनेशन सांप्रदायिक है, वैक्सीनेशन बीजेपी की है, इसको नहीं लगवाएंगे, जब वो पूरी दुनिया के अंदर, आज मैं एक सोशल मीडिया पे सच्चा या झूठ है मुझे नहीं पता, चाइना के अंदर वही हिंदुस्तान वाली वैक्सीनेशन के लिए मारा मारी है और 30,000 रुपए तक भी एक डोज का लोग पे कर रहे हैं वीआईपी कि उन्हें कोविड शील्ड चाहिए या कोवैक्सीन चाहिए। जो इंडिया में सोशल मीडिया पे सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सवेरे अपनी आंखों से वो पढ़ी है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोग वैक्सीनेशन को भी बुरा बता रहे थे वो देश के दोस्त थे या दुश्मन थे, आप खुद इस बात का फैसला करो। आज वही लोग सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ के लाइन में खड़े हैं, जी पहले हमारे डोज दो जी, जो वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे थे। आज कोरोना सेकंड वेव के बाद तो आप ये देखिए कि वो लोग क्या बोलते थे। हम तो आज भी कह रहे हैं, हम आज से पहले भी कह रहे थे कि इन कृषि कानूनों के लिए किसानों के लिए बुरा कुछ भी नहीं है। पहले दिन यही स्टेटमेंट थी, आज यही स्टेटमेंट है। बुरा बताने वाले आज तक नहीं बता पाए कि इन कानूनों में बुरा क्या है, बावजूद उसके, क्योंकि जब एक समाज में एक चीज चाहे भ्रम ही फैलाओ, सरकार ने अनेक बार बैठकर बातचीत के लिए कोशिश की है, अनेक बार कहा है कि आप जो चाहते हो हम करने के लिए तैयार है, हर बात मानने के लिए तैयार है। लेकिन अब क्या प्रेशर है, जो अग्रणी नेता है उनके ऊपर क्या प्रेशर है, या तो समाज का है भाई तुमने मानना नहीं है। मुझे तो यही लगता है अंदर की बातचीत में वो कहते हैं बात तो हमारे भी समझ आ रही है पर बाहर जाके कैसे बोल रहे हैं, इन लोगों को क्या बोल रहे हैं भाई, जो पहले हम इतना उकसा के जिसको तैयार करके ले आए अब आगे कैसे बोल देंगे सारा कुछ ठीक है। मैं शायद उनकी भी मजबूरी समझता हूँ, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूं कि फिर विश्वास करें, अगर कोई कमी निकलेगी 3 साल बाद फिर भी इलेक्शन है। अगर इस कानूनों से किसानों का कोई अहित होगा तो सबसे पहले सजा मुझे दे देना, मैं सजा खाने को तैयार हूं। जी भाई जी, बड़ा सवाल ये है कि करनाल की सामाजिक संस्थाओं ने मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी व्यवस्थाएं लागू करने की मांग रखी है। उसके अलावा मनोज और पार्षद सुदर्शन कालरा वाला जो मामला हुआ उसकी जांच की मांग की है। इन दोनों प्रश्नों में एक तो ये आपका उत्तर चाहिए, और एक बड़ा सवाल है कांग्रेस सामाजिक संस्थाओं ने कोई सुदर्शन कालरा जी वाली बात कोई विषय नहीं आया भाई साहब, नहीं आया नहीं भाई साहब, मैं तो खुद ही बैठा हूँ मीटिंग में। आप अगर उसको आप रख सकते हो, बात आप रखो, आप रख सकते हो। सामाजिक संस्थाओं ने कोई बात नहीं की। मनोज जी के परिवार के में जो बच्चे हैं उनके लिए कहिए तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, मनोज जी ही नहीं, मनोज जी की तो हम चिंता करेंगे, उसके परिवार की जो पूरे हरियाणा के बच्चे हैं जो अपने माता पिता को खो चुके हैं, जो अपना अर्निंग हैंड खो चुके हैं, उन सब की चिंता हम करने वाले हैं और 30 तारीख को उसकी घोषणा करने वाले हैं। नंबर 1, सुदर्शन कालरा जी वाली बात आप अगर रखते हैं, हाँ आप रखते हैं तो इस तरह की अगर कोई अनियमितता उनका परिवार, उनका कोई सदस्य या कोई एक बात देता है जो वो उनके मन में शंका है, कोई एलिगेशन है, किस चीज की वो जांच कराना चाहते हैं, अगर वो 2 लाइन दे देंगे तो 100% ये उनका अधिकार है लोकतंत्र के अंदर। मुझे लगता है कि आपका व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं है तो मैं उसकी जानकारी तीसरे को दे सकता हूँ, ये दीजिए जी मेरे साथ, तो ये उनका अधिकार है, ऐसा है। बाकी बड़ी दुखद घटना है, हमने अपने परिवार का सदस्य खोया, इस बात का बड़ा भारी दुख है। लेकिन ये ब्लैक फंगस भी एकदम से अचानक हमारे लिए एक और कोरोना का दूसरा, ये हालांकि बीमारी ये पुरानी है, ये जो एड्स के पेशेंट थे जिनका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, एक्चुअल क्या स्थिति है क्या नहीं है ये ज्यादा तह में जाने से पता लगती है। लेकिन फिर भी अगर आपने कहा आप जिम्मेवार हैं और वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी हर शंका को दूर करने की जिम्मेवारी हमारी बनती है, उसको हम दूर करेंगे। ओपोजिशन के लीडर्स हैं, अपने आप को इसमें शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं किसी तरह से हमें कोरोना वैक्सीन लग जाए, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं, उनको कोई शर्मिंदा नहीं, उनको शर्मिंदा ना करो, वो भी समाज का अंग है। मैं अपोजिशन के लीडर आपने जितने भी हैं यहाँ पर वरिष्ठ हैं, आप शर्मिंदा मत हो, आप आ जाओ, वैक्सीन आप फ्रंट लाइन वर्कर का अपना फार्म भरो आप, क्योंकि समाज का काम करना है आपको। अभी कह रहे हैं पुण्यतिथि पे उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद भी चालू है या बंद कर दिया? अभी बंद है। मैंने तो पीछे अपील भी की थी कि पुण्यतिथि के टाइम आप जागे हो, फिर सो मत जाना, जागते ही रहना। फिर भी वो फ्रंट लाइन वर्कर है, हमारा कोई भेद नहीं। हम कहते हैं कि इस महामारी की लड़ाई हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, आज स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में, मैंने डीसी साहब को भी बोल दिया, वो भी एक तरह से स्वयंसेवी संस्था के रूप में उन्होंने काम किया,
कोई प्रशासक के रूप में उन्होंने डंडा नहीं चलाया, उन्होंने एक कार्यकर्ता समसेवक के रूप में किया। हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अगर शमशान पे खड़े होकर रेणु बालाजी वहां पर वर्किंग कर रही हैं या ब्रिज गुप्ता जी वर्किंग कर रहे हैं, तो एक समसेवक और कार्यकर्ता स्वयंसेवी संस्था के रूप में उन्होंने काम किया। तो हम उनको भी कहते हैं कि आगे आए, शर्मिंदा ना हो। शर्म क्या बात है, पहले उनका भी कसूर नहीं है। उनके नेताओं ने जिस तरह उनको पढ़ाया, उन्होंने तो तोते की तरह रटना ही था। जब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि इंजेक्शन मैं नहीं लगाऊंगा, ये गड़बड़ है इस इंजेक्शन के अंदर, जब उनका नेता कह रहे तो उनको तो फॉलो करना ही था। इसलिए उनको कोई शर्मिंदा ना हो, आए उनको प्रायोरिटी के ऊपर इंजेक्शन लगवाएंगे। बड़ी जी, हमारे 45 से ऊपर वाले को तो वहीं रजिस्ट्रेशन करवा के लगवा बड़ी जी, देंगे। हमारे कई पत्रकार कोरोना का ग्रास बन गए हैं। अभी लेटेस्ट अभी हमारे सोनीपत से पत्रकार है पुरुषोत्तम शर्मा, उनका भी देहांत हो गया। तो जो हमारे पत्रकार एक्सपायर हो रहे हैं उनके लिए सरकार का क्या उसके लिए अभी वैसे तो ओवरऑल सबके लिए जो जिनकी डेथ कोरोना से हुई है उनका 2 लाख का तो सरकार ने किया। मैं एक बात और भी कहूँगा, कई ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मैंने नोटिस किया है काफ़ी लोगों ने कोरोना का टेस्ट ही नहीं कराया और उनकी डेथ होगी। आज सरकार को उनको मदद भी करनी है 2 लाख की, तो वो कैसे मदद कर पाएगी? सिर्फ पत्रकारों की बात है। मैं पत्रकारों के लिए भी कह रहा हूँ, पत्रकारों के लिए भी 2 लाख की तो वो सारी की सारी है। उसके अलावा भी क्योंकि पत्रकारों के लिए एक इंश्योरेंस की भी स्कीम पहले पिछली बार कोरोना में चली थी, मेरे का 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए की चली थी, वो मैं देख लेता हूँ कि अगर वो लागू है इस बार, क्योंकि सेकंड वेव में, क्योंकि ये चर्चा नहीं आई अब तक, तो ये भी एक तरह से हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ मीडिया कर्मी भी कोरोना वॉरियर्स हैं, तो उसके लिए भी मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। आपने अच्छा ध्यान में दिला दिया। अच्छी योजना है, जी, 330 रुपए में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है और 12 रुपए में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जी। मिलता है। इसके लिए कोई अभियान वगैरह चलवाओ ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा, बढ़िया योजना है, लोगों को लाभ मिलना चाहिए इसका। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी वीसी भी शुरू होगी, एक बार ऑन कर दो, नमस्ते करें। धन्यवाद सर। ठीक, मैं आप